नमस्कार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कॉमर्स के एमसीक्यू सीरीज कॉमर्स का पार्ट 28 है ये। और आज जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे डीएसएसएसबी एग्जाम 2018 क्वेश्चन पेपर फीमेल से होंगे। क्वेश्चन नंबर 150 से लेकर 160 तक। पीजीटी कॉमर्स के सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के एग्जाम के लिए, इसके अलावा अन्य सभी एग्जाम्स जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं उनमें भी ये काफी हेल्पफुल है। मेजर टर्म्स आज इसमें डिस्कस करेंगे हम। संक कॉस्ट, रेलिवेंट कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट, ग्रेनर कर्व, ओरिएंटेशन, इंडक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ऑपरेशनल सिस्टम्स, ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस, टीएनए, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। 10 जो एमसीक्यूज है और ये टर्म्स भी साथ साथ हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का 151। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स आर। नए प्रोडक्ट के लिए, नए उत्पादों के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट पे किया गया खर्च या रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कॉस्ट है वो होती है ऑप्शन 1 कन्वर्जन कॉस्ट, 2 जॉइंट कॉस्ट, 3 रेलिवेंट कॉस्ट, 4 संक कॉस्ट। गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4 संक कॉस्ट। ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन था। संक कॉस्ट में समझेंगे डिटेल में क्या होती है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट को हम एम्बेडेड कॉस्ट, पास्ट कॉस्ट, प्रायर ईयर कॉस्ट, स्ट्रैंडेड कॉस्ट, संक कैपिटल और रेट्रोस्पेक्टिव कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। यह वो कॉस्ट होती है या कॉस्ट का वह प्रकार होता है संक कॉस्ट जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, जो खर्च हो चुका है और अब उसको किसी भी तरीके से रिकवर नहीं किया जा सकता है। जितनी भी संक कॉस्ट होती हैं, ऑल संक कॉस्ट, वो सब फिक्स्ड कॉस्ट भी होती हैं, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट सभी की सभी संक कॉस्ट नहीं होती हैं। मतलब जितनी भी संक कॉस्ट हैं वो सब तो फिक्स्ड कॉस्ट होंगी, लेकिन सारी फिक्स्ड कॉस्ट संक नहीं हो सकती हैं। उसका कारण ये है कि जो संक कॉस्ट होती है, संक कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हमने कुछ खर्च कर दिया, मार्केट स्टडी कराई उस पे खर्च कर दिया, ट्रेनिंग दी एम्प्लॉइज को उस पे खर्च कर दिया। ये सारे खर्च एक बार अगर हमने कर दिए तो इनको हम वापस नहीं पा सकते हैं, इनको हम वापस नहीं ले सकते हैं, ये संक कॉस्ट है। इनको हम फिक्स्ड कॉस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन कॉस्ट पे खर्च करने के बाद अब हम प्रोडक्शन चाहे 1000 यूनिट करें, चाहे 2000 यूनिट करें, चाहे 10,000 यूनिट करें, ये जो खर्च हो चुका है इसमें कोई अंतर आने वाला है नहीं। इसलिए ये जो कॉस्ट है ये फिक्स्ड है, ये हमारे प्रोडक्शन के लेवल के साथ अब वेरी नहीं करने वाली है, तो फिक्स्ड कॉस्ट हो गई है। लेकिन सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट, जो सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट है, जरूरी नहीं है वो भी संक कॉस्ट हो। उसका कारण ये है कि ये सब तो फिक्स्ड के कॉस्ट हैं ही, इसके अलावा भी फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। जैसे हमने एक मशीन खरीद ली, अब वो मशीन हमने 10 लाख में खरीद ली, तो वो 10 लाख की मशीन हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। अब हम चाहे उससे 10,000 यूनिट बनाएं, चाहे 20,000 यूनिट बनाएं, जहां तक उसकी क्षमता है, जहां तक उस मशीन की कैपेसिटी है, वहां तक उस कैपेसिटी से कम हम कितनी भी कर लें या उस कैपेसिटी तक हम फुल 100% फुल कैपेसिटी पे काम करें, तब भी ये कॉस्ट फिक्स्ड रहने वाली है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट तो है, मशीन पे किया गया खर्च, इक्विपमेंट पे किया गया खर्च, बिल्डिंग पे किया गया खर्च। लेकिन ये जो फिक्स्ड कॉस्ट के मैंने एग्जांपल दिए, इनसे हम रिकवरी कर सकते हैं। हम चाहें तो मशीन को बेच करके पैसा ले सकते हैं, वो अलग बात है, थोड़ा कम आएगा। लेकिन ये जो फिक्स्ड कॉस्ट है, इनसे पैसा बिल्कुल भी वापस नहीं आ सकता। यही कारण है कि जो संक कॉस्ट है वो विशिष्ट प्रकार की फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं। नेक्स्ट आ गया रेलिवेंट कॉस्ट। रेलिवेंट कॉस्ट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब होता है कि ये रेलिवेंट कॉस्ट होती हैं। मतलब जब हम कोई स्पेसिफिक डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए या कोई टेक्निक के चूज करने के लिए, कोई खास टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए, तो उस समय पे ऐसी कॉस्ट जो रेलिवेंट होती हैं, रेलिवेंट यानी कि जिनको हम पढ़ते हैं, जिनको हम समझते हैं और जिन पे प्रभाव हमारे डिसीजन का पड़ने वाला है। कि कोई हमने एक टेक्निक अपना ली कि नई मशीन ले आए, अब नई मशीन लाने से हो सकता है हमारा जो वेस्टेज है वो कम हो जाए, तो रॉ मटेरियल कम यूज होगा, तो रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो रेलिवेंट कॉस्ट है। लेकिन जो संक कॉस्ट होती है या फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो रेलिवेंट नहीं होती हैं, क्योंकि उन पे हमारे डिसीजन से कोई अंतर अब नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो ये रेलिवेंट कॉस्ट हो गई। नेक्स्ट है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है
जो उस समय हमसे खर्च हो जाती हैं जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में तैयार करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो हम रॉ मटेरियल अपने पास लाए, जैसे हम टिम्बर लेके आए, टिम्बर से हमने फर्नीचर बनाया, तो इसको फर्नीचर बनाने में जो हमसे कॉस्ट खर्च होंगी उनको हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। ये इसमें वो सारी प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल हो जाती हैं जिनमें से हम उसकी रॉ मटेरियल की जो मटेरियल की कीमत अगर वो निकाल दें तो कीमत रह जाती है कन्वर्जन कॉस्ट, यानी कि जो डायरेक्ट लेबर है और ओवरहेड की जो कॉस्ट होती हैं वो सब कन्वर्जन कॉस्ट है। क्योंकि हमारा जो मटेरियल है ये डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट उस मटेरियल को कन्वर्ट करके उसको तैयार माल बना देती हैं। नेक्स्ट है जॉइंट कॉस्ट। जॉइंट कॉस्ट क्या होती है? जॉइंट कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती हैं जो उस समय पे इमर्ज होती हैं जब हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं किसी कॉमन प्रोसेस के द्वारा, किसी एक ही प्रोसेस के माध्यम से। एंड व्हेन कॉमन इनपुट्स आर यूज्ड, और जब इनपुट्स कॉमन यूज किए जाते हैं। इनका एग्जांपल है कि जैसे मान लो कोई मिल्क डेयरी है, तो अब वो जब मिल्क लेके आती है, खरीद के लाती है, उस पे जो भी लाने में खर्च करती है, उसको मेंटेन करने में, स्टोर करने में जो भी खर्च करती है, ठंडा करने में जो भी खर्च करती है, उसको चिल करने में, ये सब मिल्क जो कॉस्ट अब तक आई है, ये सब मिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी उस समय पे जब हम इस मिल्क से अलग अलग जो प्रोडक्ट बनाएंगे, हम इससे क्रीम बनाएंगे, या इस मिल्क से हम बटर बनाएंगे, या इस मिल्क की सहायता से हम खोया बनाएंगे या पनीर बनाएंगे, जितने भी आइटम बनाएंगे, कर्ड बनाएंगे। तो क्योंकि अब ये सारे आइटम्स पे जो मिल्क था वो एक कॉमन मटेरियल था, तो इस पे जो किया गया खर्च है वो जॉइंट कॉस्ट है इन सब प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 152। व्हाट इज द वे ऑफ रिजोल्यूशन व्हेन देयर इज ए क्राइसिस ऑफ लीडरशिप ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिजोल्यूशन का क्या रास्ता होगा उस समय जब एक संस्था के डेवलपमेंट के समय क्राइसिस ऑफ लीडरशिप उत्पन्न हो जाएगा। तो किस तरीके से हम रिजोल्यूशन कर सकते हैं? इसमें ऑप्शंस दिए: ग्रोथ थ्रू डेलीगेशन, ग्रोथ थ्रू कोलैबोरेशन, ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन और ग्रोथ थ्रू कोऑर्डिनेशन। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 3, ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन। ऑप्शन 3 करेक्ट ऑप्शन था। और दरअसल ये जो है ये एक ग्रेनर कर्व है। ग्रेनर ने जो कर्व दिया है उसमें उन्होंने बताया है कि जब कोई संस्था ग्रो करती है तो उसके सामने बहुत सारी क्राइसिस आती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जहाँ पे उस संस्था के सामने परेशानी खड़ी होती हैं। तो उन परेशानी जो खड़ी होती हैं उनका क्या समाधान है और उसको एक अलग-अलग प्रकार से उन्होंने बताया कि उनका रिज़ॉल्यूशन कैसे किया जा सकता है। इसको हम इस डायग्राम में भली प्रकार से समझ सकते हैं, अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। ये डायग्राम है। इसमें उन्होंने कहा है कि समय के साथ-साथ जैसे-जैसे टाइम बीतता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ जैसे-जैसे बढ़ता है, वैसे-वैसे संस्था के सामने प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। शुरुआत में उन्होंने बताया कि किसी भी संस्था के लिए फेज 1 जो होता है, यानी कि शुरुआती दौर होता है, तो उस टाइम पे क्योंकि संस्था बन रही ही होती है, तो उसके सामने क्राइसिस की सिचुएशन से जो शुरुआती है, उसके सामने वहाँ पे क्राइसिस पे उसका ध्यान नहीं होता, उसका ध्यान होता है क्रिएटिविटी पे। तो यहाँ पे कोई संस्था कोई क्रिएटिवनेस दिखाती है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, नई सर्विस ढूँढती है, अपने आप को इस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। जब संस्था क्रिएटिविटी के माध्यम से निकल जाती है और ग्रो कर लेती है फेज 1 में, तो अब जैसे-जैसे उसका साइज़ बढ़ता है, उसके एम्प्लॉयी बढ़ने लग जाते हैं, तो लोग जो काम करते हैं, उनमें आपस में विरोध होना शुरू हो जाता है और लीडरशिप क्राइसिस उत्पन्न हो जाता है कि यानी कि लीड कैसे किया जाए। संस्था का साइज़ बढ़ गया तो लीडरशिप की ज़रूरत पड़ेगी। संस्था का साइज़ बहुत छोटा है तो आसानी से संस्था को मालिक रन कर लेते हैं। तो लीडरशिप क्राइसिस जब उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे समाधान होता है हमारे पास कि अब डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, प्रॉपर डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है जिसमें मैनेजर्स को लीडर्स का रोल दिया जाता है। तो इसमें ग्रोथ थ्रू डायरेक्शन जब होता है, यानी कि संस्था एक औपचारिक तरीके से काम करने लगती है, फॉर्मल तरीके से काम करने लगती है, उसके डिपार्टमेंट बाँट दिए जाते हैं, उसमें अधिकारी अधीनस्थ बना दिए जाते हैं। इस प्रकार से संस्था जब फिर से और ग्रोथ करती है फेज 2 में, फिर उसके सामने ऑटोनॉमी क्राइसिस आने लग जाता है, यानी कि ऑटोनॉमी जैसी सिचुएशन बन जाती है। तो इसको दूर करने के लिए क्या किया जाता है? ग्रोथ थ्रू डेलीगेशन, क्योंकि जब संस्था का साइज बढ़ता है और एक ही व्यक्ति के पास ऑटोनोमस पावर है, तो वो संस्था को बहुत बड़ा साइज नहीं दे पाएगा क्योंकि उसके पास कार्यभार अधिक हो जाएगा। तो ज़रूरत पड़ती है डेलीगेशन यूज़ किया जाए। डेलीगेशन यानी कि ऑटोनॉमी की सिचुएशन से छुटकारा पाया जाए। जो टॉप डिसीजन मेकर है उसके कुछ जो अधिकार हैं वो उसके नीचे के अधीनस्थों में बाँट दिए जाते हैं और इस प्रकार से डेलीगेशन हो जाता है, तो जो मिडिल लेवल पे जो मैनेजर्स होते हैं वो भी डिसीजन लेने लगते हैं।
फिर उसके बाद धीरे-धीरे कंट्रोल क्राइसिस आता है। कंट्रोल क्राइसिस इसलिए आता है क्योंकि डेलीगेशन करने से बहुत सारे डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं, वो काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं, वो अपने स्वयं के डिसीजन लेने लगते हैं। तो वहाँ पे समस्या आती है कि बेटर कंट्रोल कैसे किया जाए? तो इसके लिए तरीका अपनाया जाता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है, वो कोऑर्डिनेशन बिठाती है उन सबकी एक्टिविटीज़ में जो अलग-अलग डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं। तो ग्रोथ थ्रू कोऑर्डिनेशन ये फेज़ चलता है। इस फेज में भी फिर जब और कुछ समस्या आने लगती हैं, अफसरशाही आने लगती है, रेड टेप क्राइसिस आती है, यानी कि हर डिपार्टमेंट जो ऑफिसर्स हैं, रेड टेपिज्म का यूज करते हैं, तो वहाँ पे ग्रोथ थ्रू कोलैबोरेशन कोलैबोरेशन के माध्यम से संस्था को ग्रो कराया जा सकता है। फिर उसके बाद अगली समस्या आती है, ग्रोथ क्राइसिस आता है, तो फिर उसके लिए ग्रोथ थ्रू अलायंसेज यानी कि बड़े लेवल पे अलायंस करती है एक संस्था। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 153, डैश इज द प्रोसेस फोकसेस ऑन द प्लानिंग पार्ट ऑफ द मैन पावर रिक्वायरमेंट। यह वो प्रोसेस है जो मैन पावर रिक्वायरमेंट के प्लानिंग पार्ट पे फोकस करती है। एंड डैश इज द प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैन पावर प्लान्स, और यह वो प्रोसेस है जिसमें मैन पावर प्लान जो बनाई गई हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ऑप्शंस दिए हैं हमें, पहला ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, दूसरा ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग और ओरिएंटेशन, तीसरा है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, चौथा है ओरिएंटेशन और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसमें जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग तो वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम मेन पावर रिक्वायरमेंट को प्लान करते हैं पहले से, और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम अपने मेन पावर प्लान को प्रोसेस करते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन था। और ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, अब इनको हालांकि ये टर्म ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का वह फंक्शन होता है, वह पार्ट होता है जिसमें संस्था प्लान करता है फ्यूचर के लिए। इसमें संस्था आइडेंटिफाई करती है करंट और फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स को, कि हमें कितने लोगों की जरूरत होगी अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। इसके बाद है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट वह प्रक्रिया होती है, एचआर डिपार्टमेंट की कहें या स्टाफिंग की वह प्रोसेस होती है रिक्रूटमेंट, जिसमें आइडेंटिफाई किया जाता है पोटेंशियल कैंडिडेट्स को, अप्लाई करने के लिए उनको प्रेरित भी किया जाता है। नेक्स्ट है सिलेक्शन। सिलेक्शन वह प्रक्रिया है जिसमें जिन लोगों जो रिक्रूटमेंट के तहत जिन लोगों को हमने प्रेरित किया था कि वो हमारे यहाँ अप्लाई करें, और अगर वो अप्लाई कर देते हैं तो अब उन अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स में से हमें कुछ कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना होता है, चूज करना होता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं सिलेक्शन। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन और इंडक्शन ये मिलते जुलते शब्द हैं, लेकिन इनमें एक अंतर होता है। ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन होता है कि जब लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है तो वो संस्था में आते हैं काम करने के लिए, उस समय उनका ओरिएंटेशन और इंडक्शन कराया जाता है। ये दोनों ही उसके बाद की स्टेज है। हालांकि पहले इंडक्शन होता है और इंडक्शन के बाद होता है ओरिएंटेशन। तो पहले इंडक्शन को ही समझ लेते हैं। इंडक्शन इज ए प्रोसेस, ये इंडक्ट से बना है यानी कि उनका प्रवेश कराना। इंडक्शन इज ए प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस टू वेलकम न्यू कमर इन द ऑर्गेनाइजेशन। संस्था में जब नए व्यक्ति आते हैं तो उनको एक तरह से वेलकम करने की प्रोसेस होती है इंडक्शन, और इसके अलावा उनको जॉब के लिए रेडी किया जाता है। हालांकि ये जो इंडक्शन है ये एक शुरुआती प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिसमें एम्प्लॉय को जब नया आता है तो संस्था से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, संस्था के लोगों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ताकि वो ये समझ सके उसकी पोजीशन क्या है और उनको क्या काम करना होगा। लेकिन विस्तृत रूप से समझाने के लिए उसके काम के बारे में, और विस्तृत रूप से उससे अवेयर करने के लिए ओरिएंटेशन प्रोसेस की जाती है। ओरिएंटेशन प्रोसेस हेल्प करती है नए एम्प्लॉय को इन गिविंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जॉब, कोवर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशन, जॉब के बारे में, सह उसके साथियों के बारे में, संस्था के बारे में, ये विस्तृत रूप से जानकारी ओरिएंटेशन के माध्यम से दी जाती है। इट रिड्यूसेस द एंग्जाइटी ऑफ द न्यू एम्प्लॉयज, ये नए एम्प्लॉयज की जो एंग्जाइटी है उसको कम करता है, ताकि वो बेटर फील कर सके। क्योंकि जब व्यक्ति संस्था में नए आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से उनको एंग्जाइटी रहती है, उनको ये रहता है पता नहीं संस्था में किस तरीके से काम होता है, वो सफल होंगे या नहीं होंगे। और इसलिए कंपनी सफिशिएंट टाइम देती है, कई दफे कई वीक्स का या मंथ्स का प्रोग्राम होता है ओरिएंटेशन का न्यू रिक्रूट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 154, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कंसर्न्ड विद। परफॉर्मेंस अप्रेजल की जो प्रोसेस है वो संबंधित है किससे? ऑप्शन 1 पोटेंशियल मेजरमेंट, ऑप्शन 2 असेसमेंट ऑफ डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन,
ऑप्शन 3 एम्प्लॉय रिवार्डिंग, ऑप्शन 4 आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस इन द ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो सही ऑप्शन है कि परफॉर्मेंस अप्राइजल का मतलब ही होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी परफॉर्मेंस को अप्राइज करना, उसका मूल्यांकन करना। परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए आइडेंटिफाई किया जाता है और असेस किया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन में। 4 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन था। परफॉर्मेंस अप्रेजल एक इवैल्यूएशन किया जाता है इसमें परफॉर्मेंस का किसी एम्प्लॉय की, ताकि उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को जांचा जा सके संस्था के लिए क्या है। नेक्स्ट है 155 क्वेश्चन। ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज ₹5 लाख। कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल 5 लाख है। 40% ऑफ इट इज पेड अप, जिसकी 40% पेड अप कैपिटल है, यानी कि पेड अप कैपिटल 5 लाख का 40% 2 लाख रुपए है। लॉस इनकर ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान लॉस हुआ संस्था को 50,000 रुपए का। एंड एक्यूमुलेटेड लॉस कैरीड फ्रॉम द लास्ट ईयर इज ₹2 लाख। और पिछले साल से जो इस साल लाया गया एक्यूमुलेट लॉस है, एक्यूमुलेट का मतलब जो संचित हानि है जो पिछले कई वर्षों की हो सकती है, वो 2 लाख है। और इस बार 50,000 की हानि और हो गई, तो टोटल हानि हो गई 2,50,000, 2,50,000। द कंपनी हैज ए टेंजिबल नेटवर्थ ऑफ, कंपनी की टेंजिबल नेटवर्थ कितनी होगी। तो हालांकि नेटवर्थ निकालने का तरीका होता है एसेट में से लायबिलिटीज घटा देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे एसेट और लायबिलिटी नहीं दी है, तो अब हमको कैपिटल साइड से ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नेटवर्थ की। ऑप्शंस दिया है, ऑप्शन 1 ₹2.50 लाख, ऑप्शन 2 है नील, ऑप्शन 3 है -50,000 एंड ऑप्शन 4 है ₹1 लाख। करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करना है। सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 -50,000 रुपीज। इसको कैलकुलेट करने का तरीका है कि टेंजिबल नेटवर्थ, यहाँ पे जब हमें एसेट नहीं दी हो तो उसको निकालने का दूसरा तरीका है, पेड अप कैपिटल जो है हमारे पास संस्था में, उसमें से एक्यूमुलेटेड लॉसेस को घटा देंगे। तो पेड अप कैपिटल 2 लाख है, क्योंकि 5 लाख का 40% उन्होंने बताया था, और एक्यूमुलेटेड लॉस हमारे 2.5 लाख है। इस तरीके से 50,000 रुपये टेंजिबल नेटवर्थ है। पेड अप कैपिटल निकालने का तरीका है कि जो 5 लाख ऑथराइज कैपिटल है उसका 40% पेड अप बताया, यानी कि 2 लाख। और प्रीवियस क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड लॉस निकाला गया है इस तरीके से, प्रीवियस एक्यूमुलेटेड लॉस और करंट ईयर का लॉस दोनों मिला दिए तो 2.5 लाख रुपए टोटल एक्यूमुलेटेड लॉस हो गए। नेक्स्ट है 156 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स डील्स विद प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट, मैनेजमेंट एंड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर मैनेजमेंट। मतलब पूछा गया है कि कौन सा सिस्टम है जो संबंधित है मैनेजमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए प्लान करना, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो टूल्स हैं उनका यूज करना। क्वेश्चन को एक बार फिर से सुन लें हिंदी में, कि कौन सा सिस्टम है जो मैनेजमेंट के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट, मैनेजमेंट और उसके यूज से संबंधित है। ऑप्शन है, ऑप्शन 1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स, 3 स्ट्रेटेजिक सपोर्ट सिस्टम एंड 4 ऑपरेशनल सिस्टम्स। तो इसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 1 मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक सिस्टम होता है किसी संस्था में जो मैनेजमेंट के लिए टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हैं उनको आसान बनाता है, उनके माध्यम से सही इंफॉर्मेशन देता है ताकि मैनेजमेंट समय पर और सटीक डिसीजन ले सके। तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यहाँ से डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम क्या है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब एक संस्था के उस सिस्टम से है जिस सिस्टम के तहत एडमिन से रिलेटेड जो फाइल्स हैं, रिकॉर्ड हैं, ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस है, विजिटर और फोन कॉल मैनेजमेंट है, इंटरनल कम्युनिकेशन है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इन सबको मेंटेन किया जाता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में शामिल करते हैं। इसके अलावा ऑपरेशनल सिस्टम में भी डेटा मैनेजमेंट का ही काम है। इसमें डेटा को इकट्ठा करके रखा जाता है। ऑपरेशनल सिस्टम जो होता है संस्था के, यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी ऑपरेशंस होती हैं उनसे रिलेटेड डेटा को रिकॉर्ड करके रखना। इसमें मेंटेन किया जाता है रिकॉर्ड्स ऑफ डेली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, डेली की जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ऑपरेशनल सिस्टम को हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, OLTP के नाम से भी जानते हैं।
नेक्स्ट है 157, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एम्प्लॉयर इज लायबल टू पे कंपनसेशन टू ए वर्कमैन। इसमें पूछा गया है कि कौन सी वैसी कंडीशंस हैं जिसमें एक एम्प्लॉयर अपने वर्कमैन को, अपने कर्मचारी को कंपनसेशन देने के लिए जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है इफ देयर इज पर्सनल इंजरी टू वर्कमैन, अगर वर्कमैन को पर्सनल इंजरी हो। इफ इंजरी इज कॉज्ड बाय एन एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, अगर ये इंजरी वर्क प्लेस पे काम करने के दौरान लगी हो। इफ द एक्सीडेंट इज कॉज्ड बाय डिसओबीडियंस ऑफ द एम्प्लॉय इन द यूज ऑफ सेफ्टी मेजर, अगर ये एक्सीडेंट हुआ हो इसलिए क्योंकि जो एम्प्लॉय है उसने सेफ्टी मेजर्स का पालन नहीं किया था। इफ द इंजरी रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ द वर्कर, अगर वर्कर की डेथ होती है इंजरी से। नेक्स्ट है इफ टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट लास्टेड फॉर 2 डेज, अगर टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट 2 दिन तक रहता है। नेक्स्ट है इफ एक्सीडेंट अकर ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स ऑन वर्कमैन, या एक्सीडेंट इसलिए हुआ है क्योंकि ड्रग्स का इस्तेमाल किया है वर्कमैन ने। तो आपने इसमें से चूज करनी है वो सिचुएशन जब एम्प्लॉयर को देना पड़ेगा कंपनसेशन अपने एम्प्लॉय को इन किसी चोट के लिए। तो ऑप्शंस में से करेक्ट कौन कौन से उनका चयन करने के लिए यहाँ पे पहचान करनी है 1 2 3 4 में से कौन सा करेक्ट है कॉम्बिनेशन। इसमें से गिवन कॉम्बिनेशन आप ट्राई करके देखें। जो सही कॉम्बिनेशन है वो है ऑप्शन 1, यानी कि 1 2 4। अगर पर्सनल इंजरी हुई है वर्कमैन को, अगर इंजरी वर्क प्लेस पे काम करने के दौरान हुई है, और अगर इंजरी में वर्कर की डेथ हो जाती है, तो इन केसेस में उसको हर्जाना मिलेगा उसके एम्प्लॉयर की तरफ से। लेकिन अगर एक्सीडेंट इसलिए हुआ है, दुर्घटना इसलिए हुई है क्योंकि एम्प्लॉय ने पालन नहीं किया उन सेफ्टी मेजर्स को जिनका करना चाहिए था, तो एम्प्लॉयर पे कोई दबाव नहीं है कि वो उसको हर्जाना देगा। साथ ही साथ अगर टोटल या पार्शियल डिसेबलमेंट 2 दिन तक रहता है, यानी कि केवल 2 दिन तक वो काम नहीं कर पाता है टोटली या पार्शियली एम्प्लॉय, तो इसके लिए भी कोई हर्जाना नहीं देना पड़ेगा। और अगर उसने एम्प्लॉय को जो प्रॉब्लम हुई है, अगर उसने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो भी उसको कोई हर्जाना नहीं मिलेगा। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन था। और इसके बारे में जो प्रोविजंस हैं वो हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 के सेक्शन 3 में दिए गए हैं। इस सेक्शन के तहत 5 प्री रिक्वेजिट हैं कि किन केसेस में उसको ये प्री रिक्वेजिट अगर पूरी होती हैं तो एम्प्लॉय को हर्जाना मिलेगा। सबसे पहला, इफ ए पर्सनल इंजरी हैज बीन सस्टेन्ड बाय एन एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय को पर्सनल इंजरी हुई है तो। सेकंड है, अगर पर्सनल इंजरी हैज बीन इन्फ्लिक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से हुई है। थर्ड है, इफ सच एन एक्सीडेंट हैज अराइजन आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी कि काम करने के दौरान उसको एक्सीडेंट हुआ या उसके कारण से हुआ है। नेक्स्ट है, इफ सच इंजरी रिजल्टेड इन परमानेंट और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग 3 डेज, अगर उस एम्प्लॉय को परमानेंट या पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ है 3 दिन से ज्यादा। नेक्स्ट है, इफ सच एन एक्सीडेंट रिजल्टेड इन डेथ ऑफ एम्प्लॉय, या इस एक्सीडेंट की वजह से एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो इन केसेस में उसको हर्जाना मिलेगा। हालांकि एम्प्लॉयर को अननेसेसरी प्रेशर और दबाव से बचाने के लिए ये प्रोविजंस भी किए गए हैं कि इन केसेस में उसको हर्जाना नहीं देना पड़ेगा अगर ऐसा पाया जाता है तो। इंजरी विच रिजल्टेड फ्रॉम एन एक्सीडेंट डज नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर पीरियड एक्सेस ऑफ 3 डेज, अगर 3 दिन से ज्यादा के लिए पार्शियल या फुल्ली डिसेबल नहीं हुआ है एम्प्लॉय काम करने के लिए, तो उसको हर्जाना नहीं मिलेगा। इंजरी डज नॉट रिजल्ट इन डेथ ऑफ एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय की डेथ नहीं होती है तो। एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट वाज ड्रंक, अगर एम्प्लॉय ड्रंक किए हुए था काम के समय पे। एम्प्लॉय इंटेंशनली डिसोबेड एनी रूल्स और रेगुलेशंस, अगर जानबूझ करके एम्प्लॉय ने जो रूल्स रेगुलेशंस हैं सेफ्टी के उनको डिसोबे किया है। और इसके अलावा एम्प्लॉय इंटेंशनली डिसरिगार्डेड और रिमूव्ड द सेफ्टी ग्राउंड फ्रेम्ड फॉर द सेफ्टी, सेफ्टी के लिए जो सेफ्टी ग्राउंड थे अगर उनको जानबूझ करके डिसरिगार्ड किया है एम्प्लॉय ने, तो ऐसे केस में उसको हर्जाना देने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एम्प्लॉयर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस विच अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ट्रेनिंग इज कॉल्ड। इसमें पूछा गया है ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, टीएनए के नाम से भी इसको जानते हैं, यानी कि ट्रेनिंग नीड के लिए एनालिसिस किया जाता है किसी संस्था में कि एम्प्लॉयज को नीड है या नहीं है। विच अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेनिंग इज कॉल्ड, जो अटेम्प्ट करता है
किसी ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट को जानने के लिए वो कौन सा एनालिसिस होता है। इसमें से ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के टाइप्स हैं ये, एनवायरमेंटल एनालिसिस, ऑपरेशनल एनालिसिस, डिपार्टमेंटल एनालिसिस या इंडिविजुअल एनालिसिस। आपको पहचान करनी है कि कौन सा इनमें से एनालिसिस है जो इस काम के लिए यूज किया जाता है, जिसमें हम ट्रेनिंग के कॉन्टेक्स्ट को जानने की मदद करते हैं कि किस लिए ट्रेनिंग देनी है। तो ऑप्शंस में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, इंडिविजुअल एनालिसिस। सबसे पहले जानते हैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस होता क्या है, किस लिए किया जाता है। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस एक एनालिसिस होता है ट्रेनिंग नीड्स को जानने के लिए। किसी संस्था के लिए यह जानना बहुत जरूरी होता है कि उसके एम्प्लॉयज को क्या किसी ट्रेनिंग की जरूरत है, और अगर ट्रेनिंग की जरूरत है तो किस टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत है। क्या उस ट्रेनिंग के देने से उस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी में कोई ग्रोथ मिलेगा, कोई बेटर पॉजिटिव साइन मिलेगा, तो वैसी ट्रेनिंग कराई जाएगी। ये इसलिए होता है ताकि सही ट्रेनिंग के तरीके की पहचान की जा सके। और इंडिविजुअल एनालिसिस, अब ये ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के तहत ही जो इंडिविजुअल एनालिसिस होता है, कई तरह के कई तरह की ट्रेनिंग नीड एनालिसिस हो सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस कर सकते हैं, हम टास्क का एनालिसिस कर सकते हैं। इंडिविजुअल का एनालिसिस यानी कि पर्सन का एनालिसिस किया जाता है। इंडिविजुअल एनालिसिस इस बात पे जोर देता है कि जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय है, इसमें एक व्यक्ति के, एक इंडिविजुअल के, एक पर्सन के, कि जब वो काम करता है तो उसमें ये देखा जाता है कि उसको क्या ट्रेनिंग की जरूरत है और किस टाइप की ट्रेनिंग की जरूरत है। इसके लिए उस एम्प्लॉय की स्किल्स को देखा जाता है, उसके परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, कि क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है। ऑप्शन 1 है द डिविडेंड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दोज पेड ऑन ऑर्डिनरी शेयर। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऑर्डिनरी शेयर मतलब इक्विटी शेयर, इसका डिविडेंड इक्विटी शेयर से ज्यादा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है if the company cannot afford to pay a dividend 1 year, the missed dividend can be paid out of future years profits। अगर कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाती है 1 साल डिविडेंड, अगर 1 साल इन पे डिविडेंड नहीं दिया जाता है तो जो मिस्ड डिविडेंड है कंपनी उसको आने वाले वर्षों में पे कर देगी। नेक्स्ट है ईच ईयर द डिविडेंड पर शेयर इंक्रीजेस, हर साल डिविडेंड पर शेयर बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट है डिविडेंड विल ऑलवेज बी पेड ऑन सच शेयर्स, हमेशा ऐसे शेयर्स पे डिविडेंड देना ही होगा। तो इनमें से जो ऑप्शन है उनमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इसका नाम ही है क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा होता जाता है, संचित होता जाता है। अगर इन प्रेफरेंस शेयर्स पे किसी कारण से किसी साल कोई हानि ज्यादा हो जाती है या प्रॉफिट्स नहीं होते हैं तो उस साल का जो डिविडेंड है वो इकट्ठा हो जाता है, और आने वाले साल में जब भी प्रॉफिट होता है संस्था को तो सबसे पहले यही उनका जो एरियर्स होते हैं डिविडेंड्स के पुराने, वो पे किए जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ए फर्म शोज रिक्वायर्ड प्रोडक्शन ऑफ 120 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर मंथ। एक फर्म को रिक्वायरमेंट है एक महीने में 120 यूनिट के प्रोडक्ट करने की, प्रोडक्शन करने की। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट इज 3 आवर्स, और डायरेक्ट लेबर जो है वो एक यूनिट पे 3 आवर्स के लिए चाहिए एट रुपीज 12 पर आवर, 12 पर आवर के रेट से। बजट लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ शुड बी, तो महीने की जो बजट लेबर कॉस्ट है वो क्या होगी। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 ₹1440, ऑप्शन 2 है ₹1360, ऑप्शन 3 है ₹5346 एंड ऑप्शन 4 है ₹4320। तो इसमें निकाल सकते हैं भाई 120 यूनिट हमको बनानी है, एक यूनिट पे 3 घंटे लगेंगे, और जो रेट है लेबर का वो 1 घंटे के लिए 12 रुपए है। तो 3 आवर में 12 तिये 36 रुपए यूज हो जाएंगे, और 36 रुपए जो है वो 120 यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सही जवाब आ जाएगा। गिवन ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन 4, ₹4320। इसको ऑप्शन 4 करेक्ट ऑप्शन है। इसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, बजट लेबर कॉस्ट फॉर द मंथ 120 इंटू 3 आवर्स इंटू ₹12, ₹4320। तो ये था पार्ट 28। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।